बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दो तीन चीज़ों पे आज बात करेंगे। हमारे बड़ा मुज़य्या सा टॉपिक है हमारा आज। एक तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं साइलेज की बेल्स पड़ी हुई हैं। इसके बारे में अक्सर लोगों का सवाल होता है कि अगर साइलेज को काटने के बाद फौरी उसकी बेलें बना ली जाएँ तो क्या ये ठीक होगा, या फिर बेहतर ये है कि साइलेज को पहले काट के बंकर में बनाया जाए और जब वो तैयार हो जाए तो उसके बाद बेलों में बंद करके आपको दिया जाए, तो इसमें बेहतर क्या है? सवाल नंबर एक। सवाल नंबर दो, जो अमूमी तौर पे लोग पूछते हैं कि लंपी स्किन में जो जानवर है उसको नहलाना कैसा है, ये बड़ा सवाल पूछा जाता है। सवाल नंबर तीन, वो जानवर जो अभी ताज़ा बच्चा देकर आए हैं उनको नहलाना कैसा है। हमारी कौम ना नहाने के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पाई गई है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, वो जानना चाहती है कि जानवर को कब नहलाना है और कब नहीं नहलाना। और सवाल नंबर चार, जानवर को बच्चा देने के बाद वंडा कब देना है, क्या खुश्क देना है, क्या इसको वंडा गीला करके देना है, ये भी सवाल हमारी कौम जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। तो इन तीन चार सवालों के आपको इंशाल्लाह आज के सेशन में जवाब देंगे, जल्दी देंगे। सबसे पहले ये पीछे मेरे पास ये बेल्ट साइलेज मौजूद है। साइलेज की इस वक्त जो पाकिस्तान में वैरायटीज़ मौजूद हैं वो तकरीबन 4 तरह की हैं। एक आपको मिलेगा जी 40 किलो का बैग होगा, वो आपको मिलेगा। एक आपको छोटी बेल मिलेगी जो ज़्यादातर हमारे फार्मर इस्तेमाल करते हैं, 80 किलो की बेल है। एक आपको मिलेगी 300 किलो की बेल, और एक आपको मिलेगी 1 टन वाली बेल। इसको टन वाली बेल बोलते हैं। पूरा टन होता नहीं, कभी कभार हो भी जाता है। अमूमी तौर पे 900, 950, पौने 900 किलो इसका वज़न होता है। तो क्वालिटी के हिसाब से सबसे जो सुपीरियर है, सबसे जो बेहतर है, वो है आपकी 1 टन वाली बेल। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जितना साइलेज को आप ज़्यादा प्रेस करोगे, जितना ज़्यादा दुबालोगे, कॉम्पैक्ट कर लोगे, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब ये देखें, ये मैं इसको अगर पास अगर दिखा दें आके, ये मैं इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दबाया नहीं जा रहा मुझसे, ये देखें आप, ठीक है जी। ये मैं फुल जोर लगा रहा हूँ। अब आपके पास जो साइलेज मौजूद है, अगर वो 80 kg की बेल में है तब देख लें, अगर आपके पास साइलेज 1 टन वाली बेल में है तब देख लें, तो आप देखेंगे कि इसकी कॉम्पैक्शन, इसका जो प्रेसिंग है मशीन की, वो बाकी मशीनों के मुकाबले में इसकी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो क्वालिटी के हिसाब से जो साइलेज बनेगा वो इस बेल में बेहतर बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास एक ही तरह की फसल है, आप उसको 1 टन की बेल बनाते हो, 80 kg की बेल बनाते हो, 365 किलो की बेल बनाते हो, और आप एक 40 किलो का बैग बनाते हो, तो वो फसल सबसे बेहतर साइलेज इस 1 टन में देगी, क्योंकि उसकी मशीन की प्रेसिंग अच्छी है। अब दूसरा सवाल आप लोग पूछते हो कि यार ये इसको पहले बंकर में बनाया जाए और बंकर में बनाने के बाद इसमें बंद किया जाए। तो मैं बताता हूँ कि भाई बेल्ट साइलेज कि अगर आपने अफादियत पूरी लेनी है, फिर गौर से सुनिएगा, अगर आप चाहते हो कि बेल्ट साइलेज में पाए जाने वाले फ़ायदे आपने पूरे लेने हैं, तो फिर साइलेज को काट के चॉप करके फौरी तौर पे बेल बनानी होगी। अगर आप साइलेज को चॉप करते हो और उसके बाद बंकर में बंद कर देते हो या धड़ मार देते हो, तो फिर ये जो आपका साइलेज बनेगा ये बंकर साइलेज की खुसूसियत रखेगा, और इसको जब आप निकाल के बेल में बंद कर रहे होगे तो ये बेल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे ही काम आएगी। अदरवाइज जो क्वालिटी आपको सिर्फ एक बेल्ट साइलेज की वजह से मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो बेहतर क्या है जी, साइलेज को काट के, कुतर के, इसमें बंद करके रख दो। 21-22 दिन पे ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको खोलो और अपने फार्म पे जानवरों के लिए इस्तेमाल कर लो। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। कई लोगों को शक होता है कि यार हमने डायरेक्ट बंद कर दिया, ख़राब तो नहीं हो गया। भाई वो बेहतर है, वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि जो कॉम्पैक्शन, जो प्रेसिंग मशीन ने कर देनी है, वो लेवल आपका बंकर के अंदर आपको नहीं मिल पाता। अच्छा, दूसरे सवाल हमारा आ गया कि लंपी में मुब्तला जानवर को नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। तो हम चूँकि बहुत सारे केसेस लंपी के डील कर रहे हैं, एक चीज़ हमने ये देखी है, ये लोगों ने हमारे साथ शेयर की है, आप जैसे भाई हमारे साथ शेयर करते हैं, वो बताते हैं जी कि जैसे ही रात का टाइम होता है जानवर के दाने कई सारे गायब हो जाते हैं, सुबह को जैसे ही गर्मी पड़ती है तो उनके कई सारे दाने उबर के बाहर आ जाते हैं, कुछ बढ़ भी जाते हैं। जैसे ही नहलाते हैं तो थोड़े बैठ जाते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि जब भी जानवर को बुखार हो, ये इंसानों में भी ऐसे ही है,
अगर सर्दी का मौसम है, फुल सर्दी का मौसम, मुझे याद है मेरा बेटा बीमार था, 105 या 104 उसको बुखार था, छोटा था तब, कोई 2-1 साल का था, और सर्दी के दिन थे। हम उसको डॉक्टर मकबूल इलाही के पास ले गए, फैसलाबाद में एक बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने हमें कहा था कि जो ताज़ा पानी है आप इसको, इसके कपड़े उतारें और ताज़ा पानी से इसके पूरे जिस्म की पट्टियाँ करें। ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि जब भी जानवर बुखार में जाता है तो ये नहलाने वाला काम या पट्टियाँ करने वाला काम ये उसके लिए बेहतर होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। इसमें बेहतर ये है कि जब जानवर को बुखार हो तो पहले जानवर के सर पे पानी डाल लें, को आधा पौना घंटा पानी डाल के फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म पे भी पानी डालना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके जानवर के लिए बेहतरी होगी। और लंपी वाले जानवर के जो केस ख़राब हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर जानवर वो हैं जिनको अमूमी तौर पर बीमारी आई, जानवर निकालो शेड से बाहर या नुक्कर पर ले जाते हैं उसको बाकी सेहतमंद जानवर से करने के लिए, लेकिन जहां पे जाके उसको बांधा जाता है वहां पे जनाब ना पक्खा, ना शावर, ना पानी, ना इंतजाम। वो कई सारे लोग ये प्रॉब्लम कर जाते हैं। मुझे एक मेरे दोस्त ने बुलाया कि मेरे जानवर को लंपी होगी, मैं उसके पास गया, वो जी कुर्बानी के जानवर सेल कर रहा था। उसने जनाब जिस जानवर को लंपी हुई ना, उसने उसको वो तकरीबन कोई बाबा किला 1.5 किला पीछे हट के ना जी, एक इंतहाई झाड़ियों वाली जगह पे फुल गर्मी में एक दरख्त के साथ बांधा हुआ था और बेचारे को पास बैठने की जगह भी नहीं थी। तो इस किस्म की कंडीशन में जानवर बजाय ठीक होने के वो मज़ीद ख़राब हो जाता है, क्योंकि आप उसको स्ट्रेस दे रहे हो। आपने जानवर की स्ट्रेस दूर करनी है। जब भाई जानवर को नहला सकते हैं, ये परेशानी आपने नहीं लेनी, खुदा का वास्ता है इस चीज़ को ज़हन से निकाल दो। अब लोग कहते हैं कि जानवर को नहलाते हैं, किसी भी जानवर को, ठीक है जी, तो वो ज़्यादा गर्मी करने लग जाता है। सवाल ये आपका बड़ा सही सवाल है। इसी तरह लोग कहते हैं जी कि जानवर को काविंग के बाद, बच्चा देने के बाद नहलाएं या नहीं नहलाएं। तो भाई हमारे पास तरीक़ेकार ये होता है, हमारे पास कोई भी गाय बच्चा देती है, हम बच्चा लगते हैं उसके साइड के ले जाते हैं, हमारे पास जो काफ सेक्शन है वहाँ ले जाते हैं, माँ को शेड में छोड़ देते हैं। शेड में शावर भी है, शेड में पंखा भी है, वो अपनी मर्ज़ी से उठ के शावर के नीचे आती है, नहाती भी है, खाना भी खाती है, वंडा भी खाती है, सैलेड भी खाती है, और अपनी मर्ज़ी से जाकर बंकर में बैठ जाती है जहाँ पर पंखे लगे होते हैं। तो भाई हमारे पास तो ये काम 12 सालों से चलता आ रहा है। हमारी गायों ने कभी एतराज़ नहीं किया कि हम नहाना नहीं चाहती हैं, हमें धक्के सर क्यों नहलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश रहती हैं। तो ये जानवर को नहला सकते हो, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। हमारे पास भैंसों में रूटीन ये थी एसपी डेयरी फार्म पे कि हम भैंस को अमूमी तौर पे बच्चा देने से 2-3 दिन पहले तालाब में नहीं जाने देते थे, और उसकी सिर्फ वजह ये होती थी कि भैंसें तालाब में बैठ के बच्चा दे आती हैं। हमारे साथ 1-2 दफ़ा से हुआ भी है। तो इसलिए कि जानवर तालाब में बच्चा ना दे दे, हम उसको 2-3 दिन पहले तालाब से रोक लेते थे। लेकिन जैसे ही जानवर बच्चा दे देता था तो हम जैसे ही वो जानवर ने प्लेसेंटा या ज़ेर फेंकी, हम साथ इस जानवर को तालाब में भेज देते रहे। वो सुबह को भी जाता रहा तालाब में, शाम को भी जाता रहा, कभी उसने एतराज़ किया ही नहीं। शी नेवर माइंडेड इट। अच्छा, अगले नंबर पे अब लोग कहते हैं कि भाई नहलाओगे तो गर्मी बहुत करेंगी। तो भाई सिंपल बात है, अगर आप एसी इस्तेमाल करते हो अपने घर में, जब आप एसी में रहने के आदी हो जाते हो तो फिर आप जब बाहर आते हो तो आपका काम करने को दिल नहीं करता, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये तो ज़ाहिर बात है, जब एक जानवर को आप पंखा और शावर दोगे, क्यों, जब पंखा और शावर देते हो तो आप जानवर को रिलैक्स कर देते हो। जब भी आप जानवर को उस रिलैक्स्ड माहौल से बाहर निकालोगे तो वो डेफिनेटली आपको ज़्यादा तंग करेगा। जैसे अगर आप एसी में रहते हो, एसी में रहने के बाद अगर आपको बाहर निकाल के बिठा दिया जाए तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन बात यह है मेरे प्यारे भाई, एसी में रह के जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है ना, कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हो, एसी चल रहा है, मज़े आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसी तरह जब जानवर को शावर और पंखे दिए जाते हैं, जानवर को कंफर्टेबल किया जाता है, तो इसलिए नहीं करते कि हमारी जानवर के साथ कोई रिश्तेदारी है, वो इसलिए करते हैं कि जानवर कंफर्टेबल रहेगा, सुकून में रहेगा, तो वो हमें दूध ज़्यादा देगा। पीछे एक साहब ने मुझे कहा मुझे वंडा बना दें, तो मैंने कहा ठीक है आपको फार्मूला बना देता हूँ। वो कहते हैं सर्दी का और गर्मी का लहदा, भाई कि हम सर्दी का लहदा बना दें, गर्मी का लहदा बना दें। और मैंने कहा भाई हम सर्दी और गर्मी का लहदा नहीं करते, हम वंडा जो है एक अपना तय कर लेते हैं, उसकी मिकदार को, उसके फार्मूले को ज़्यादा छेड़ते हैं, मामूली सा छेड़ते हैं। वो कहता अगर मेरे जानवरों ने गर्मी की गर्मी में, तो मैंने कहा भाई अगर आप जानवरों को अच्छा वंडा दोगे, अच्छी प्रोटीन दोगे, अच्छी एनर्जी दोगे, तो जारी बात है उसका दूध बढ़ेगा। जब दूध बढ़ेगा तो उसको गर्मी लगेगी। अगर आप उसको गर्मी लगेगी, पंखे और शावर दोगे तो वो कंफर्टेबल रहेगा, दूध भी देता रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोच के कि मेरा जानवर उसको गर्मी ना लगे, उसको वंडा कम कर दो या लो प्रोटीन लो एनर्जी का वंडा दो, तो आपको दूध नहीं देगा। फैसला आपके हाथ में, या दूध ले लो पंखे शावर लगा के, या फिर आप हल्का सा वंडा खिला के, साइलेज खिला के, पट्टे खिला के, जानवर कंफर्टेबल रहेगा, गर्मी नहीं करेगा, लेकिन दूध भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि जब भी आप जानवर को पंखे और शावर देते हो तो डेफिनेटली जब आप उसको नहीं दोगे उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन
आपने देना है, क्योंकि हमारा काम जानवरों से दूध लेना है, ज़्यादा पैदावार लेना है। ज़्यादातर लोग जो फार्मिंग से जिनका ताल्लुक है, आजकल दूध की डिमांड गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। अगर गर्मी में हम दूध नहीं लेंगे तो कब दूध लेंगे। चौथे नंबर पे मेरा आपने ये सवाल जो किया था जी कि जानवर को वंडा बच्चा देने के बाद देना है या नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि भाई हमारे यहाँ घरों में जब भी कोई डिलीवरी केस होता है ना किसी खातून का, तो हम जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए हमें याद है कि हमारे घरेलू औरतें वो पंजीरी और वो पता नहीं क्या कुछ मिला जुला के उसको ये स्पेशल प्रोटोकॉल किया जाता है। उसको चिकन भी खिलाया जाता है, कोशिश किया जाता है उसको यखनी भी दी जाए, पूरा प्रोटोकॉल किया जाता है। लेकिन क्या वजह है कि एक जानवर जब वो बच्चा देता है हम कहते हैं इधर वंडा भी रोक लो, इन्हों पट्ठियाँ ते रखो। भाई ये सिरा सिर जुल्म है, ये सिरा सिर ज्यादती है। हमारे पास हम आपको अपना बता देते हैं जो हम 12 साल से करते आ रहे हैं, ठीक है जी। हम वो बात नहीं कर रहे जो किताब में लिखी है, हम किताबी बातें नहीं कर रहे, हम आपको वो बता रहे हैं जो हम 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से क्या कर रहे हैं, हमारा जानवर वंडा बच्चा दे देता है, उसको शेड में छोड़ देते हैं, वहाँ पर मर्जी से नहाता है, मर्जी से वो पंखा के नीचे बैठ जाता है। उसके आगे हम वंडा लगाते हैं, साइलेंट लगाते हैं, मिनरल मिक्सचर लगाते हैं, बाईपास फैट लगाते हैं, सबको मिक्स करके जानवर के आगे रख देते हैं। और हमारी कोशिश होती है जानवर ज़्यादा से ज़्यादा वंडा खाए। शुरू में पहले 15 दिनों में हमारे जानवर जो है तकरीबन 7-7.5 किलो वंडा खा रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका दुरानिया बढ़ता जाता है उसकी वंडे की इनटेक बढ़ के 12-13 किलो तक चली जाती है। और हमारे जानवर का दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। मतलब आज उसने बच्चा दिया, उसका दूध 10 लीटर है तो हफ्ते बाद 25 हो जाता है, और 14वें दिन पे आके वो 30 लीटर को 25 से 30 लीटर के एवरेज कर रहा होता है। कुछ 30 को भी क्रॉस कर जाते हैं। और अमूमी तौर पे जब जानवर को बच्चा दिए महीना या 35-40 दिन हो चुके होते हैं, वो तकरीबन अपनी पीक को अटेन कर चुका होता है। तो भाई अगर आप जानवर को वंडा नहीं दोगे तो वो जो ऐसे दूध उसका ऊपर जा रहा है, अगर उसका दूध ऐसे ही ऊपर जाता गया तो वो अपने जिस्म से वो सारी की सारी एनर्जी दूध की शक्ल में बाहर कर देगा, खुद वो ये कापी बन जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे यार दूध वाला डंगर खुरदा ही होता है, 7 महीने बोलना ही नहीं। ओ भाई ऐसे नहीं होता। हमारा टारगेट ये होता है कि हम जल्दी जल्दी जानवर को प्रेग्नेंट करें और आगे इससे बचा लें। अगर हम इसको 10-12-15 दिन इसको वंडा ही नहीं देंगे और ये दूध देती जाएगी तो ये इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बाद में फिर इसको सीधा पतला करने में हमारे पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, जल्दी हीट में भी नहीं आती। तो भाई जानवर से अगर अच्छा दूध लेना चाहते हो तो एक जानवर अपने फार्म पे निकाल लें। जो भी ये मेरी बात सुन रहे हैं उनको आप ऐसे ही शेड में शावर पंखे भी दे देखें गर्मी में परफॉर्मेंस कैसी आती है। और उस जानवर को आप जो है ना जी बच्चा देने के बाद फौरी तौर पे वंडा दें, आप देखेंगे उसकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी और वो ऐसे इंशाल्लाह दूध पे भी बढ़ती जाएगी, इंशाल्लाह जल्दी हीट में भी आएगी और प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जो हमने आपसे शेयर कर दी। इस चीज़ पर हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब ये वंडा गीला देना है या वंडा आपने खुश्क देना है, इसमें सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप वंडा गीला भी दे सकते हो, आप खुश्क भी दे सकते हो। आपने ये देखना है कि जानवर किस तरह से खुश होकर खा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अमूमी तौर पे आपने देखना है अगर आप 12 घंटे पे फीडिंग कर रहे हो या अगर आप 8 घंटे के बाद फीडिंग कर रहे हो, आपने ये देखना है कि जानवर 8 घंटे के बाद कितना बचा रहा है या 12 घंटे के बाद कितना बचा रहा है। जानवर को आपने अगर फीडिंग कर दी है 8 घंटे के बाद हमारी चवाई होती है, हमारी कोशिश होती है कि 5-10% से ऊपर उसका रिफ्यूअल ना हो। रिफ्यूअल कहते हैं कि वो खुराक जो जानवर ने छोड़ दी है, तो जो जानवर ने थोड़ा बहुत छोड़ा होता है वो हम इकट्ठा करके गबड़ों को डाल देते हैं, बच्चियों को डाल देते हैं। अगर यहाँ पे जानवर अपनी खुराक ज़्यादा छोड़ने लग जाए, अपने खुराक के पोर्शन का जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसका 70% खा रहा हो, 60% खा रहा हो, 30-40% छोड़ रहा हो, तो फिर आपको देखने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ पे एक्शन लेना है। आपका जानवर जैसे भी शौक से खाता है, अगर गीला करके शौक से खाता है गीला खिला दें, अगर खुश्क शौक से खाता है आप उसको खुश्क खिला दें, लेकिन कोशिश करें कि जानवर के आगे जो खुराक पड़ी है वो एटलीस्ट 24 घंटे मैक्सिमम 24 घंटे के बाद वो उसके आगे से सारी आपने उठा लेनी है। वनडे के ऊपर वंडा नहीं डालते जाना, नहीं तो नीचे कीड़े पड़ जाएंगे, मसाइल पैदा होंगे। आई होप सो ये सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा। मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।